हेलो एवरीवन, मैं योगेश शर्मा, आपका रीजनिंग एजुकेटर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चाणक्यास कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी तक हमने दो पेपर डिस्कस कर लिए हैं, मेमोरी बेस्ड 2022 एंड 2021। आज है हमारे सामने 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर। अभी तक हमने देखा कि क्या वेटेज चल रहा है क्वेश्चंस का। अभी तक हमें मिला कि सिटिंग और पजल जो है 2022 में और 21 में मैक्सिमम पूछा गया है। देखते हैं कि क्या 2020 में पैटर्न रहा था और क्या कितना वेटेज किस क्वेश्चन में दिया गया है। उससे पहले एक बच्चे का सवाल था प्रीवियस हमारे लेक्चर से कि थर्ड राइट की एंड से फर्स्ट सेकंड, उसमें शायद 8% थे, तो 8% बना लेते पहले, 5 6 7 8। बच्चे का ये डाउट था कि थर्ड फ्रॉम राइट हैंड था। बच्चे देखो यहां पे अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे का ये डाउट था कि थर्ड फ्रॉम राइट हैंड है तो वो यहां पे क्यों है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट हैंड से जो थर्ड पर है वहां पे हमने बी को बिठाया था। बच्चे का कुछ ऐसा डाउट था कि एफ को पहले मान के फिर उसके बाद हम थर्ड पे जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि हमें बोला गया था कि एंड से ही थर्ड पर है। एंड से थर्ड पर है तो इसका मतलब पहला एंड ये यहां से शुरू हो जाएगा, दूसरा यहां और तीसरा यहां। इसलिए हमने बी को राइट फ्रॉम थर्ड एंड यहां पर बिठाया था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, मेमोरी बेस्ड 2020 को चेकआउट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप जा सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, देखो हमारे पास आया है पजल। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास पजल का। तो पहला ही क्वेश्चन हमें पजल मिल गया, और पजल में भी प्रोफेशन बेस है कि उसका प्रोफेशन क्या है, या आप कह सकते हो डेजिग्नेशन क्या है। दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि प्रोफेशन बेस है या डेजिग्नेशन। यहां पे हमारे पास डेजिग्नेशंस दी हुई हैं कुछ बैंकर्स की, राइट। कुछ बैंकर्स की हमें डेजिग्नेशन दी हुई है। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अप्रोच क्या रखते हैं। बताया गया कि 8 डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑफ अ बैंक विच इज चेयरमैन टू लेके क्लर्क तक है। उसके बाद गिवन है कि एज चेयरमैन इज कंसिडर्ड एज सीनियर मोस्ट। तो मतलब जो चेयरमैन होगा वो सबसे सीनियर है और जो क्लर्क है वो सबसे जूनियर है। तो इसी वे में हम इसको बेस मानते हुए चलेंगे और इसको कैसे लिखेंगे कि सबसे ऊपर हम चेयरमैन को मान लेंगे कि सीनियर मोस्ट है। तो चेयरमैन के बाद सीएफओ, सीएफओ के बाद जीएम, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड देन क्लर्क। तो हम इस तरीके से बेस अपना इनको मान लेंगे, जो इनकी पोस्ट गिवन है उनको हम बेस मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम दो कंडीशंस एज यूजुअल हम लेके चलते हैं। तो हमेशा दो कंडीशंस हम बनाएंगे ही। तो चलिए दो कंडीशंस को बनाने की कोशिश करते हैं, और जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उसके बेस पे ट्राई करेंगे कि हम बिल्कुल सही बनाएं, क्योंकि अगर हमने स्टेटमेंट को हल्का सा भी गलत पढ़ा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहली कंडीशन यहां पर लिखी है कि ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू बी, कि बी से ऊपर सिर्फ 2 पर्सन है, मतलब बी से सीनियर सिर्फ 2 पर्सन है। तो इसका मतलब सिंपल है कि बी यहां पर ही होगा, राइट। एक सीनियर 2 सीनियर, तो बी से सीनियर 2 पर्सन है, ये डायरेक्टली हम बना सकते हैं। आगे लाइन पढ़ते हैं, वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन बी एंड जी। तो बी और जी के बीच में एक पर्सन है। तो ऐसा पॉसिबल है कि जी जो है वो चेयरमैन हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि जो जी हो वो एजीएम हो। तो इन दोनों के बीच में एक पोजीशन होगी, तो हमने एक पोजीशन बना दी। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पर्संस जूनियर टू जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी। तो जी के नीचे जितने पर्संस हैं उतने ही सी के ऊपर पर्संस होंगे। तो यहां पर जी सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब सी सबसे नीचे आने वाला है, राइट। अब क्या बोला गया है कि जितने जूनियर हैं, तो देखते हैं 1 2 3। जी से जूनियर कितने हैं, 3 है। तो सी से सीनियर भी कितने होंगे, 3 होंगे इस कंडीशन में। तो 1 2 3 यहां पर हमारा सी बन जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एच इज जस्ट सीनियर टू ई। एच जो है वो जस्ट सीनियर टू ई है। तो इसका मतलब है कि ई के जस्ट ऊपर वाला जो प्रोफेशन है या डेजिग्नेशन है वो एच की है। आगे बढ़ते हैं, बट जूनियर टू सी। तो जो बट बोला गया है, बट के बाद जो भी लाइन बोली गई है वो एच के लिए बोली गई। अगर यहां पर हु होता तो वो ई के लिए बोली जाती। तो जब भी डब्ल्यू वर्ड्स आएंगे तो वो साथ वाले को यूज करते हुए जाएंगे। मतलब अगर डब्ल्यू वर्ड आया है तो आगे वाली लाइन साथ वाले के साथ वाले की, ठीक है। बट अगर यहां पर बट आ गया है तो वो
पहले वाले के लिए, या एंड आ जाता तो वो भी पहले वाले के लिए। तो सिर्फ W वर्ड्स जो है बगल वाले के लिए है, बाकी एंड और जो भी आएंगे वर्ड्स वो पहले पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो यहां पे इसका मतलब हो गया कि ई के जस्ट ऊपर एच है। आगे बढ़ते हैं, और वो सी से जूनियर है। तो सी से जूनियर है मतलब यहां पर ये ऐसे, राइट। आगे बढ़ते हैं, मोर देन 4 डेजिग्नेशंस लाई बिटवीन एच एंड एफ। तो एच और एफ के बीच में मोर देन 4 बोला गया है। मोर देन 4 बोला गया है तो मतलब मिनिमम 5 तो होंगे, मिनिमम 5 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए एच और एफ के बीच में। मोर देन 4 का मतलब हो गया कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। आगे की लाइन लिखी है डी इज जूनियर टू ए। तो डी अगर जूनियर है तो इसका मतलब है कि ए की जो पोजीशन होगी वो डी से ऊपर कहीं पर लाई करेगी। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे अब हम चेक करते हैं, सी के नीचे एच आएगा। अब आप इस कंडीशन को देखेंगे तो सी के नीचे ही कोई जगह नहीं बची, सी के नीचे कोई जगह नहीं बची, तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन अब आगे नहीं फुलफिल हो सकती। आगे बढ़ते हैं, सी के नीचे एच और ई आ सकते हैं, एच और ई साथ साथ आएंगे। तो देखो ऐसा हो सकता है कि ई यहां पर हो और एच यहां पर हो, राइट। अगर यहां पर है तो क्या होगा कि एच और एफ के बीच में मुझे मोर देन 4 करने, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 मिनिमम होने थे। तो यहां पर कोई पोजीशन नहीं अब चेयरमैन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये एच यहां पर लाई नहीं कर सकता, या यहां पर इसकी पोस्ट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है अगर मैं ई को यहां और एच को यहां रखूं, तब चेक करते हैं 1 2 3 4 5, मोर देन 4 हो चुका है इनके बीच में, मोर देन 4 हो सकता है। तो यहां पर एफ हो जाएगा, और ये जो हमने छोटा छोटा बनाया हुआ था एच यहां बड़ा और ई यहां पर। क्लियर। अब ये सब हम बना चुके हैं। अब जो हमारे पास बात बचती है वो सिर्फ इतनी सी बचती है कि ए के नीचे किसी पोजीशन पर डी आता है। सो देखते हैं, यहां पर ए आ सकता है हमारा और यहां पर डी आ सकता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा बना है ये फाइनल अरेंजमेंट बन गया है। तो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो इसके बेसिस पे ही अब हम क्या करेंगे, आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए आइए चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पर्सन्स आर जूनियर टू एच। तो कितने पर्सन जूनियर है एच से। तो चेक करते हैं, जूनियर टू एच मतलब एच के नीचे, ऊपर वाले सीनियर है नीचे वाले जूनियर है। तो कितने जूनियर है, सिर्फ एक जूनियर है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, 4 of the following are alike in a certain way and hence they are forming a group। चेक करते हैं, ए एफ बी ए एफ एक साथ है, बी ए ये भी एक साथ है। अगला है एच डी जी एच डी भी साथ में है, जी ए साथ में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जी ए जो है वो अलग है हमारा, बाकी सब क्या है ऐसे ए एफ साथ साथ मतलब एडजेसेंट हैं, वो एक दूसरे के पोजीशंस जो है उनकी वो एडजेसेंट है, बट जी और ए के बीच में गैप है दोनों की पोजीशंस में। तो ये वाला हमारा एक डिफरेंट हुआ, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डेजिग्नेशन गैप बिटवीन ए एंड डी। सो ए और डी के बीच में कितने पर्सन हैं, हम ये चेक करना है। सो आइए चेक करते हैं। सो ए और डी के बीच में चेक करेंगे 1 2 3। सो हमारे पास कितनी डेजिग्नेशन आई हैं ए और डी के बीच में, 3 आई हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट सीनियर टू बी। जस्ट सीनियर मतलब बी के जस्ट नीचे वाली पोजीशन किसके पास है। तो चेक करते हैं, बी के जस्ट नीचे वाली पोजीशन किसके पास है, सी के पास है। यहां पे चेक करेंगे आप। सो बी के जस्ट नीचे कौन है, सी है, तो वो ही जूनियर है। जस्ट जूनियर कहा है तो इसका मतलब जस्ट, उससे जस्ट बाद कौन सी पोजीशन है। तो इसका मतलब आंसर जो हो गया हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज एजीएम। हु अमंग द फॉलोइंग इज एजीएम। तो चेक करते हैं कि एजीएम की पोस्ट किसके पास है। सो हमने देखा तो एजीएम की पोस्ट जो है वो जी के पास है, तो जहां पर भी जी मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं यहां पर जी कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा जी है। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा सिलॉक्स से। तो प्रीवियस में भी हमने चेक किया था कि सिलॉक्स आ रहे हैं हमारे, यहां पर भी हमें सिलॉक्स देखने को मिले हैं। तो सिलॉक्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं अब, तो हम कोई भी गलती सिलॉक्स में नहीं करेंगे।
और इन क्वेश्चंस का आप कमेंट करके आंसर भी जरूर करना कि आपके स्लॉग्स में कितने सही हुए। चलिए तो चलते हैं। सम बनाना आर ऑरेंज, सम बनाना आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर एप्पल। सो वेन डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कंक्लूजन है सम बनाना आर नॉट एप्पल। कहता है कि सम बनाना, कुछ बनाना का हिस्सा ऐसा है जो एप्पल नहीं है। तो क्या मैं डायरेक्टली बता सकता हूं यहां पर? बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि बी का जो ये पोर्शन बचा हुआ है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी के केसेस को हाँ बोल सकता है, डेफिनेट मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो अब यहां पर जब वो पूछ रहा है डेफिनेट कि सम बनाना आर नॉट एप्पल, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। हाँ, अगर इसके साथ लिखा होता इस पॉसिबिलिटी, अगर इसके साथ इस पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती। तो सिंपल अगर डायरेक्टली पूछ रहा है तो वो चीज क्या हो जाएगी? गलत। लेकिन अगर इस पॉसिबिलिटी पूछता तो वो हो सकता था, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये पॉसिबिलिटी का ही खेल करेगा अब यहां पर, ठीक है। चलो सेकंड है सम ऑरेंज आर बनाना। तो हाँ, ये वाला जो हिस्सा है ऑरेंज का वो और बनाना कुछ पार्ट शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेकंड वाली कंक्लूजन क्या है? बिल्कुल सही। तो आपको जहां पर भी ओनली टू फॉलोज लिखा हुआ मिलेगा वो वाला आपका बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू। सो यहां पर 2020 में भी ओनली अ फ्यू का ट्रेंड था, मतलब 22 में भी हमने क्वेश्चंस देखे ओनली अ फ्यू के, 21 में भी हमने ओनली अ फ्यू के क्वेश्चन देखे, और अब 20 वाले क्वेश्चन भी अभी हमें मिल रहे हैं ओनली अ फ्यू। सो ओनली अ फ्यू भी हमने अच्छे से सीखा हुआ है। सो ओनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ। तो कुछ ईस्ट जो है वो नॉर्थ हैं, और साथ ही साथ वो दूसरी बात बोल देता है कि कुछ ईस्ट नॉर्थ नहीं भी है, ठीक है। फ्यू नॉर्थ आर साउथ। फ्यू का मतलब सम, तो सम नॉर्थ आर साउथ। ऑल साउथ आर वेस्ट। सारे के सारे जो साउथ है वो वेस्ट है, ये भी हमने कर दिया। कंक्लूजन चलते हैं कि ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है कि सारे के सारे जो ईस्ट हैं वो नॉर्थ हो सकते हैं, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है? तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात डेफिनेट में भी गलत होगी और पॉसिबिलिटी में भी गलत होगी। कैसे? देखो, ईस्ट का कुछ हिस्सा ऐसा है जो नॉर्थ कभी भी नहीं हो पाएगा, जो कभी भी नॉर्थ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा ईस्ट कभी भी नॉर्थ नहीं होगा, क्योंकि कुछ हिस्सा कभी नॉर्थ नहीं हो पाएगा। तो पूरा ईस्ट कभी नॉर्थ हो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो पहली वाली कंक्लूजन क्या हो जाएगी हमारी? गलत। सेकंड की तरफ चलते हैं। सम ईस्ट आर वेस्ट। ईस्ट यहां, वेस्ट यहां, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ईस्ट और वेस्ट का कोई रिलेशन है या नहीं है। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी? गलत। जहां पर भी हमें मिलेगा नाइदर वन नॉर टू, वो वाली बात बिल्कुल सही कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ओनली अ फ्यू का है, तो मतलब ओनली अ फ्यू, बहुत 3 सालों से लगातार ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी। कुछ सॉन्ग जो है मेलोडी हैं और कुछ सॉन्ग मेलोडी नहीं। देखो, ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट में चल रहे हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आए। हो सकता है कि सम और ऑल से आ जाए या नो से आ जाए, तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। तो हमने उसकी भी क्लासेस करी हुई हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी, कुछ सॉन्ग मेलोडी हैं और कुछ सॉन्ग मेलोडी नहीं है। दोनों बातें एक साथ चलेंगी। ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म, तो कुछ मेलोडी फिल्म नहीं भी होंगे, ये बात भी सही है। नो फिल्म आर अवार्ड, तो कोई भी फिल्म जो है वो अवार्ड नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन 1 कह रहा है कि ऑल सॉन्ग, सारे के सारे सॉन्ग बीइंग फिल्म इज ए पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही बात। अब ये सही कैसे? देखो, सॉन्ग का और फिल्म का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि इनके बीच में हो सकती है चीजें या नहीं हो सकती, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे सॉन्ग जो है वो फिल्म हो। देखो, कुछ इस तरीके से बन सकता है, मूवी, यहां फिल्म, यहां पे मैं सॉन्ग बना सकता हूं, यहां से ये बोल दे कि ये नहीं है, और यहां से ये बोल दे कि ये वाला हिस्सा कभी ये नहीं हो पाएगा। तो ये भी पॉसिबल है। वेन डायग्राम पॉसिबल है। वेन डायग्राम बनाने के बाद मेरी कोई स्टेटमेंट गलत तो नहीं हो रही, बात वो है बस। तो वो चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए कि मेरी स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। वेन डायग्राम में पॉसिबिलिटी में कैसे भी बना सकते, बस वेन डायग्राम को एक बार चेक कर लेना कि कहीं पॉसिबिलिटी में मेरी स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो गई। तो यहां पे हमारी सारी स्टेटमेंट्स ठीक जा रही हैं, तो इसलिए ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड। सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड, ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे कि प्रीवियस में भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ऐसे कि मेलोडी का ये वाला हिस्सा और फिल्म का ये वाला हिस्सा दोनों कॉमन है,
तो फिल्म की साइड से ये कभी भी अवॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो अगर फिल्म के लिए अवार्ड नहीं हो पा रहा है तो मेलोडी के लिए भी अवार्ड नहीं हो पाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि कुछ मेलोडी जो है वो अवार्ड नहीं है। तो मेलोडी का ये वाला हिस्सा जो फिल्म के साथ शेयर कर रहा है वो वाला कभी भी अवार्ड नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन आया है चाइनीज कोडिंग से। सो ये आपके पास एक चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन भी आ गया। तो चाइनीज कोडिंग ऐसा नहीं है कि हर बार आपके एग्जाम में मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी तो बहुत इजी मिलेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने इसको भी किया था। सो ये बहुत इजी है, आपको कैसे करना है आपको पता है। तो 9 to 12 आपके लिए होमवर्क है। 9 to 12 आपके लिए होमवर्क है और आप इनके कमेंट करके आंसर्स बताएंगे। कमेंट आंसर्स। सो देखते हैं कितने बच्चों के 9 to 12 के आंसर्स सही होते हैं। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th, 12th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन तक आप आंसर करेंगे। आगे क्वेश्चन जो आते हैं 13 से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपका क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। स्लाइड अपने आप आगे जा रही थी थोड़ी, देखते हैं। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 9 to 12 आपको करने हैं, 13th क्वेश्चन से हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास वो आया है सिटिंग का। सिटिंग भी कौन सी है? सर्कुलर। तो सर्कुलर सिटिंग आपके पास आई है। तो चेक करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। आपको पता है ये बहुत इजी होती है। सर्कुलर तो बहुत ही इजी होती है कि कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। तो आइए चेक करते हैं। देयर आर 8 पर्सन्स ABCDEFGH। 8 पर्सन्स की बात हुई है तो सबसे पहले 8 सीट्स बना लेंगे हम, जिससे कि हमें ये रहे कि और कहीं पर्सन नहीं बैठ सकता। फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो सारे के सारे पर्सन्स जो है वो सेंटर की तरफ देखेंगे। ठीक है, दिखा देंगे सेंटर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। बी जो है वो ए के राइट में थर्ड पर है, तो ए को मैं कहीं भी रख सकता हूं, यहां यहां यहां, आपका जहां दिल करे आप वहां से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं। बी सिट्स थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी यहां पर। दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दो कंडीशन हमेशा लेके चलेंगे, क्या पता कौन सी कंडीशन कब धोखा दे दे आपको। सो ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। तो बी और डी के बीच में एक पर्सन है। चलिए चेक करते हैं। एक पर्सन यहां छोड़ा, डी यहां आ गया। एक पर्सन यहां छोड़ा, डी यहां आ गया। दोनों चीजें बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ई फेसिस सी। ई फेसिस सी का मतलब होता है कि ई और सी जो है वो एक दूसरे के सामने बैठे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में बैठे। सी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और सी और बी जो है वो एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं बिठाएंगे इनको साथ में। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के लेफ्ट में थर्ड पर जी है। ठीक है, बिठा लेंगे। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो ए और एफ जो है वो साथ में नहीं आएंगे। ये बात भी यहां पर हमसे बोल दी गई। तो देखते हैं कहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो हमें जो कनेक्शन मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है कि सी और बी जो है वो साथ में नहीं बैठेंगे। चलो चेक करते हैं। और एक बात और बोली है कि ई और सी जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आइए अपोजिट में देखते हैं। ई इधर, सी इधर नहीं आ पाएगा, ई इधर तो सी नहीं आ पाएगा, ई इधर तो सी नहीं आ पाएगा। सिर्फ एक ही एक ये सीधी लाइन बचती है जहां पर ई और सी एक साथ आ सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट में। तो अगर अपोजिट में यही आ सकते हैं तो देखते हैं कहां बना सकते हैं। ऊपर से इसने बोल दिया कि सी और बी साथ में नहीं आएंगे, तो सी और बी नहीं आएंगे तो हम कह देंगे कि यहाँ पर ई बिठा सकते हैं और यहाँ पर हम सी बिठा सकते हैं। तो ये वाली जो बात है वो यहाँ पर बन सकती है, तो हमने इसको बना दिया। ऐसे ही सेम सिर्फ यही एक लाइन है जहां पर ई और सी साथ में आ सकते हैं और उसमें भी यहाँ पर सी नहीं आएगा तो यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन मैंने बना दी और मेरी यहाँ पर पुट कर ली है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन है कि एफ के लेफ्ट में थर्ड पर जी है। एफ के लेफ्ट में थर्ड पर जी है, तो अगर मैं यहां पे बनाऊं तो एफ के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर जी यहीं पे आ सकता है। या अगर एफ यहां पे होता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जी यहां नहीं बन सकता, और अगर मैं एफ को यहां रखता तो एफ यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जी यहां नहीं बन सकता, सिर्फ एक ही जगह है। राइट, लेकिन अब देखो यहां पे एक बात बोली कि एफ और ए जो है वो साथ में नहीं बैठेंगे। सो एफ और ए साथ में बैठे हैं तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? गलत हो गई। इस वाली में देखते हैं। एफ और ए साथ में नहीं आ सकते, मतलब एफ यहां पर नहीं आएगा। एफ के लिए ये प्लेस है, यहां पे भी नहीं आ सकता, यहां पे भी नहीं आ सकता, बची ये सिर्फ। ठीक है, एफ के लेफ्ट में अब बैठाना है हमें थर्ड पर जी को, तो फर्स्ट
सेकंड थर्ड पर जी आ गया। बिल्कुल सही है, एफ और ए भी साथ में नहीं आए, तो अब हमारे पास कौन सा वेरिएबल बच गया, कौन सा पर्सन, ए बी सी डी ई एफ जी, हमारे पास बचता है एच। सो एच के लिए ये वाली पोजीशन फिक्स हो जाएगी। सो ये हमारा बनेगा फाइनल अरेंजमेंट। सो आपको समझ में आया होगा कि सर्कुलर सेटिंग बहुत इजी होती है, बस आपकी अप्रोच के ऊपर बात है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट लीनियर वाले में आप कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सर्कुलर वाली इसीलिए इजी होती है क्योंकि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया ए से, आप चाहो तो टॉप मोस्ट से शुरू कर सकते थे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि आप इसको ऐसे करके घुमा दो, रोटेट कर दोगे तो सेम ही हो जाएगी बात, है ना। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे इसके ऊपर। सो पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी देखेंगे तो हमारे पास आएगा डी, ऑप्शन नंबर बी डी। सो ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस भी देखने हैं और आपको आंसर करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 to 20 हमारे पास आया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। सो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमें करना है, यहां पर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। चलिए तो इसके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के जो भी पॉइंट्स होंगे मैं इसी में आपको समझा दूंगा और आप मुझे कमेंट करके आंसर्स बताना। सो कह रहा है कि पॉइंट ई इज इन 15 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। तो डी पॉइंट है कहीं पर, उसके नॉर्थ में 15 मीटर पर ई है, ई 15 मीटर नॉर्थ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट एफ इज इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। ना तो एफ के बारे में कुछ पता है ना सी के बारे में, नहीं बना सकते। पॉइंट ए इज इन 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, फिर से ए और एफ के बारे में कुछ नहीं पता। पॉइंट पी इज इन 25 मीटर साउथ ऑफ ए, अगेन। पॉइंट ई, अब मुझे एक ऐसी वैल्यू मिल गई या ऐसा वेरिएबल मिल गया जिसको मैं कनेक्ट कर सकता हूं, तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि पॉइंट ई इज इन 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी। तो ई जो है वो ईस्ट में है, ई ईस्ट में है तो इसका मतलब है कि ऐसे करके पी यहां पर होगा 20 मीटर, तभी हो पाएगा। अगर मैं पी को इधर बना दूंगा तो ई जो है वो वेस्ट में चला जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पी से कुछ कनेक्ट हो रहा है, हाँ। पॉइंट पी इज इन 25 मीटर साउथ ऑफ ए। अगर पी साउथ में है तो इसका मतलब है कि ए ऊपर की साइड होगा, तभी ये साउथ में आया 25 मीटर, राइट। तो ये वाली कंडीशन भी बना ली हमने, ये वाली लाइन भी बना ली। आगे चलते हैं। पॉइंट ए इज इन 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। तो ए जो है वो ईस्ट में है, अगर ए ईस्ट में है तो एफ इधर होगा, ए के वेस्ट में कितना मीटर, 35 मीटर। सो 35 मीटर हमने इसको भी बना लिया। आगे चलते हैं, ये वाली लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए पॉइंट एफ इज इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी के नॉर्थ में 20 मीटर है, पॉइंट सी के, देखो ये 20 है और ये 25 है, तो इसका मतलब है कि P जो है C के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो किधर होगा, साउथ ईस्ट में होगा, साउथ ईस्ट में होगा, ठीक है। तो ये आपका जो बनेगा फाइनल अरेंजमेंट बनेगा, या फाइनल आप डायग्राम बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट है यहाँ पर कि इस तरीके से उसने ट्रेवल किया होगा। अब इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी। यही अभी हमने डिस्कस किया और यही पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी। तो एफ की डायरेक्शन क्या है पी के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखें तो नॉर्थ और इधर वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट। सो क्या ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट है, यस, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ वेस्ट। सो आप क्या आंसर लगा दोगे इधर, नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे ही आपको बाकी के भी आंसर्स कमेंट करने हैं। क्वेश्चंस मैं क्लियर कर चुका हूं, अब आपको सिर्फ आंसर्स कमेंट करने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ पॉइंट एक्स इज 20 मीटर साउथ ऑफ सी, तो आपको ये बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है डिस्टेंस। चलिए अब ये आपके जो नंबर आए हैं ये सीरीज के बेस पे आए हैं, ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज के बेस पे है। तो आपके क्वेश्चन में अगर सीरीज आ रही है पेपर में तो इसका मतलब है कि इजी आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है उसको चेक करते हैं, ठीक है। यहां पर जो आपके पास सीरीज लिखी हुई मिलेंगी इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर, थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से सेकंड डिजिट कौन सी है और उसका थर्ड डिजिट कौन सा है वो हमें चेक करना है। तो उसको चेक करते हैं और फिर हम आंसर करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। सो यहां पे हमें मिलेगा थर्ड, लेफ्ट से थर्ड 189 है, उसकी सेकंड डिजिट 8 है, ठीक है 8 हमने मान लिया। 8 के बाद वो कुछ कह रहा था कि इधर से कुछ, चलिए चेक करते हैं। थर्ड डिजिट कितनी है, 8 नहीं है, थर्ड डिजिट कितनी है, थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, चलिए चेक करते हैं एक बार, शायद 9 था या कितना था। थर्ड डिजिट ये रहा, ये तो बहुत तेजी में चल रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं एडजस्ट करते हैं कुछ। तो थर्ड डिजिट और उसकी भी थर्ड या सेवंथ का क्या था, ये क्वेश्चन ही गलत हो रखा है शायद, वेट कीजिए, क्वेश्चन ये थोड़ा सा मे बी अपने आप ही चल रहा है ये सीरीज पूरी। सो यहाँ लिखा है थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर की थर्ड डिजिट, तो यहाँ पे चेक करते हैं सेकंड डिजिट की थर्ड, तो 7 है, ठीक है 7 हो गया एक हमारे पास। और दूसरे को चेक करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं दूसरा क्या होगा हमारे पास, है ना। चलिए रुकिए, तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि फ्रॉम लेफ्ट सेकंड डिजिट थर्ड फ्रॉम द राइट, तो कौन सा है हमारे पास, 8 आ रहा था शायद, हाँ 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 7 + 8 15, तो 7 + 8 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, राइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से करने, सो सीरीज को ही देखना है और सीरीज में से ही उसने जो भी डिजिट बोली होगी आपको उस डिजिट के साथ अप्लाई कर देना है। जैसे इसमें बोला सम करना है, कहीं पे बोल सकता है प्रोडक्ट करना है, कहीं पे कह सकता है डिवाइड करना है। सो ये मैटर करेगा आपके क्वेश्चन पे, डिपेंड करेगा पूरा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सो आप इस क्वेश्चन को पूरे को ट्राई करेंगे, एक बार चाइनीज कोडिंग आपको पूरी करनी है, ये वाला मैंने आपको वे बता दिया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका भी कमेंट करके बताइएगा आंसर। और नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज द प्रोडक्ट, देखो अगला प्रोडक्ट भी पूछ लिया। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, तो आप 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद क्या नंबर बनते हैं वो आप चेक करके बता सकते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है नंबर का, ये बहुत ही इजी है एक नंबर के लिए। देखो 6 4 5 9 0 3 2 8 7, सो ये कह रहा है कि विच विल रिमेन सेम एट द व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको पूरे को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद बताना है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो अपनी उसी पोजीशन पे हैं जितनी प्रीवियस सीरीज में थे, मतलब जितने इस सीरीज में अपनी पोजीशन पे, जैसे 6 4 ऐसे हैं, तो अरेंजमेंट करने के बाद कितने नंबर सेम पोजीशन पर आएंगे वो हमें बताना। तो चलिए पहले अरेंज कर लेते हैं, 0 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमें चेक करना है क्या 6 और 6 है, नहीं 4 4 है, नहीं 5 5 9 3 2 8, 8 जो है वो बिल्कुल उसी पोजीशन पे आया है जिस पे प्रीवियसली था। तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा नंबर है जो प्रीवियसली भी उसी पोजीशन पर था और आफ्टर फाइनल अरेंजमेंट भी उसी पोजीशन पे था, तो हमारा आंसर हो जाएगा C1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ इट इज पॉसिबल। सो देखो ये वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है, आपको नहीं ध्यान देना बिल्कुल भी, जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तब आपको इसे ट्राई करना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस दो हमने जो मेमोरी बेस किए उसमें मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्किप करना है, सिर्फ आपको ये स्किप कर देना है। आपको अगर लास्ट में टाइम होता है तो आप इस पे जाइए, अदरवाइज इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आगे वाले क्वेश्चन जो है वो शायद इजी हो और आप इजिली कर भी सको। सो आगे हमारे पास ये क्या आया है, आगे हमारे पास फिर से एक आप कह सकते हो पजल टाइप या ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी आप इसको मान सकते हो। तो कह रहा है कि 8 पर्सन्स ABCDEFGH आर बाइंग सम प्रोडक्ट्स वन आफ्टर अनदर। तो एक के बाद एक खरीद रहे, तो सबसे पहले किसी ने खरीदा होगा, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 और लास्ट में 8वीं पोजीशन पर भी किसी ने तो खरीदा ही होगा, राइट। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि कैसे होना चाहिए। अब ये पजल भी कह सकते हो आप इसको, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी कह सकते हो, क्योंकि किसी ऑर्डर में कि किसी ने सबसे पहले खरीदा किसी ने उसके बाद खरीदा, सो डजंट मैटर, आप कैसे भी इसको कर सकते हो। एट मोस्ट 2 पर्सन्स आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर एफ। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। अगर कहीं पर आपको एट मोस्ट लिखा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम, और अगर एट लीस्ट लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मिनिमम। तो ये कह रहा है कि एट मोस्ट 2 पर्सन्स आर बाइंग
प्रोडक्ट बिफोर एफ। एट मोस्ट का मतलब हो गया कि इसका ज्यादा से ज्यादा दो लोगों ने खरीदा है, ज्यादा से ज्यादा दो लोगों ने खरीदा है। तो ऐसा हो सकता है कि एफ से पहले ज्यादा से ज्यादा दो लोगों ने दो ने खरीदा हो, ये भी पॉसिबल है कि एक ने खरीदा हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक ने भी ना खरीदा हो। तो यहां पे मेरी तीन कंडीशन बन गई, मैं तीनों को लेके एक साथ चलूंगा। ओनली वन पर्सन इज बाइंग बिटवीन डी एंड एफ। सो डी एंड एफ के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, यहां बना सकते हैं। इस वाले में थोड़ा अभी है कि हम कहां पे बनाए, ऊपर भी बन सकता है डी और नीचे भी बन सकता है, तो इसलिए अभी रुक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सी इज बाइंग जस्ट बिफोर एच। सी ने एच से जस्ट पहले खरीदा, एच से जस्ट पहले सी आएगा, इसका मतलब ये है सिंपल। वन पर्सन इज बाइंग बिटवीन सी एंड डी। सी एंड डी के बीच में एक पर्सन है, तो यहां तो आ नहीं सकता, तो यहीं पे आएगा। यहां नहीं आ सकता, इसका मतलब यहां पे आएगा। और इस वाले में भी अब पॉसिबल नहीं बचा है, अब बिल्कुल डेफिनेट हो गई है कि अगर मैं डी को यहां रखूंगा तो सी यहां पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब डी भी यहां पर नहीं आ सकता, तो डी यहां पर आएगा और सी यहां पे आएगा। यहां से मुझे इस वाली कंडीशन का भी मिल गया कि कौन कहां पर बनेगा। और सी के जस्ट नीचे एच है, या आप कह सकते हो कि एच के जस्ट ऊपर सी है, तो ये वाली भी मैं बना सकता हूं। तो ये सब मैं बना चुका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। ए इज बाइंग जस्ट बिफोर ई। जस्ट बिफोर ई, तो एच और ई बिल्कुल साथ साथ आएंगे, तो दो पोजीशंस ऐसी चाहिए जो वैकेंट हो। आइए चेक करते हैं क्या पहली वाली में है। हाँ, सबसे ऊपर एच आ सकता है और इधर ई आ सकता है। सेकंड वाली में ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है जहां पे एच और ई जो है वो साथ साथ आ सके, तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन अब मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो नहीं बन सकती। क्या यहां पर है कुछ? नहीं, एच तो हमारा पहले ही बन चुका है ना। ए है ये, ए इज बाइंग जस्ट बिफोर ई, तो यहां पर ए बनेगा, तो ये ए हो जाएगा। एच तो हमारा पहले ही बन चुका है, तो ये ए हो जाएगा, तो यहां पर हमारा बन जाएगा ए और ई। ठीक है, चलिए। बी इज बाइंग बिफोर जी। बी जो है वो जी से पहले खरीदती है, और एंड आफ्टर ई, और ई के बाद, तो ई बी जी ये सीक्वेंस रहना चाहिए। तो ई है, बी है, जी है, बन सकता है। यहां पर ई के बाद बी नहीं आ सकता, क्योंकि ई खुद ही लास्ट पोजीशन पे है, मतलब खुद ही लास्ट में खरीद रहा है, तो उसके बाद तो कोई खरीद ही नहीं सकता। लेकिन हमारी स्टेटमेंट कह रही है, इंस्ट्रक्शंस कह रही है कि ई के बाद बी ने खरीदा है, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी गलत, और ये वाली जो कंडीशन है ये हम जैसे बोलते हैं कि ये है हमारी फाइनल अरेंजमेंट। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चंस को देखें और सॉल्व करें। तो हमारे पास यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सो आप उसको आंसर करेंगे, सब कमेंट करेंगे कि आंसर उसका क्या होगा। तो किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आंसर नहीं करूंगा, हमें आ तो गया, नहीं, आपको आंसर करना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला है हाउ मेनी पर्सन्स आर बाइंग, और दूसरा ये रहा, और तीसरा आपकी स्क्रीन के ऊपर से ये चला गया। ठीक है, सो आपको इन तीनों के आंसर्स क्या करने हैं, कमेंट करने हैं। ठीक है, और ये एक चौथा भी आपके सामने आया, और ये पांचवा हाउ मेनी पर्सन्स आर बाइंग बिटवीन ई एंड सी। तो देखो आपके पास पूरा बना हुआ है कि आपका पैटर्न क्या है, फाइनल अरेंजमेंट जो है वो हमारे सामने बना हुआ है। तो अब उसमें से हमें बस क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसको देखना है कि इसमें से कौन सी बात सही है, तो बस आपको वो आंसर्स कर देने। तो 33 से 35 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी। आपको पता है कि ये कहां से आए हैं, इनइक्वालिटी से आए हैं। तो आज की हमने अगर हम वेटेज की बात करें तो हमें पजल और सिटिंग में से हमें 3 क्वेश्चंस मिले, तो मतलब 15 नंबर अभी भी वेटेज के हिसाब से वहां पे मिले। कि एक पजल थी हमारी, एक सर्कुलर अरेंजमेंट था, और एक हमारा कौन सा था, लीनियर भी था शायद, लीनियर भी था शायद इसके अंदर, है ना। और एक हमारे पास ये आ गया ऑर्डर एंड रैंकिंग टाइप या पजल आप कह सकते हो। तो मतलब मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस हर एग्जाम में हमें मिल रहे हैं सिटिंग और पजल के मिला के। तो हमें सिटिंग और पजल पे ध्यान देने की भी जरूरत है कि जिससे कि हम इसको कर सके। और क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है सिटिंग और पजल के, अगर देखा जाए कंपेयर किया जाए पीओ के लेवल से, तो क्लर्क में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो हम ईजिली कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। सो अगर ये सब है तो इसका मतलब है हमारा सिलेक्शन। स्पीड प्लस एक्यूरेसी का मतलब है सिलेक्शन, और इस बार चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे हमें ये बताना है। तो Q इज ग्रेटर देन S,
Q और S के बीच में हम साइंस को देखेंगे तो Q इज ग्रेटर देन, नहीं, ग्रेटर का साइन एक बार भी नहीं आया, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। S इज इक्वल टू Q, अगर इक्वल टू में आंसर लाना तो इसका मतलब है कि इक्वल टू के अलावा कोई भी वहां पर साइन नहीं होना चाहिए, तो ये इक्वल टू यहां पर नहीं आ, नहीं, तो ये वाली भी क्या हो गई बात, गलत। अब दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि दोनों कंडीशंस गलत हो चुकी हैं, दोनों के वेरिएबल्स देखो सेम है, ये वाली कंडीशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों के वेरिएबल्स भी सेम है और दोनों की जो इंडिविजुअलिटी है वो भी गलत है। अब आप चेक करो, या तो ये वाले साइन में आंसर आ सकता है या ये इक्वल टू में, तो वो यही तो कह रहा है कि या तो ये या ये, अगर ये नहीं तो ये, या तो ये या तो ये, तो इसका मतलब हुआ कि आइदर 1 और 2। सिंपल आपको ये याद रखना है कि इंडिविजुअल दोनों गलत, दोनों के वेरिएबल सेम, और यहां पर जितने नंबर ऑफ साइंस यूज हुए हैं उतने ही नंबर ऑफ साइंस कॉन्क्लूजन में भी यूज होंगे अगर, तो हम आइदर और का कंडीशन को लगा देंगे, तो इसका आंसर होगा आइदर 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड होगा, ठीक है, तो उसको भी आप ट्राई करेंगे, मैं भी ट्राई करूंगा, और देखते हैं कि उसका आंसर क्या होने वाला है। तो चेक करते हैं। सिंगल स्टेटमेंट में है, देखो पीओ में डबल में आती है, यहाँ पे सिंगल में, तो और भी इजी है। सो कह रहा है कि जे इज लेस देन क्यू, देखते हैं जे और क्यू के बीच में कितने रिलेशन आने हैं। सो कह रहा है कि जे इज लेस देन क्यू, हमने चेक किया क्यू की तरफ ही फेस है, और एक बार ये वाला साइन आया है लेस देन वाला, तो इसको प्रायोरिटी देके इसको बोल देंगे कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरी है कि एल इज लेस देन और इक्वल टू आर, सो एल और आर के बीच में साइंस देखेंगे, तो यहां पे हमने देखा तो साइन जो है वो उल्टे पुल्टे हो चुके हैं, साइन क्या हो गए, उल्टे पुल्टे हो गए, और जब भी उल्टे पुल्टे साइन होंगे हम बोल देंगे नो रिलेशन, जैसे ही साइन उल्टे पुल्टे होंगे हम बोल देंगे नो रिलेशन, तो इसका मतलब है ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम, एक ही कंडीशन है पूरी, कोई दो स्टेटमेंट नहीं है जिन्हें हमें मर्ज करना पड़े। तो आइए चेक करते हैं। जी इज ग्रेटर देन एक्स, जी और एक्स के बीच में हमने साइंस को देखा, यस जी इज ग्रेटर देन एक्स। आपको पता है कि ये और ये दो अगर साइन है तो आंसर सिर्फ इस वाले में आएगा, तो इसका मतलब पहली वाली कंक्लूजन हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, ओ और एम, ओ इज ग्रेटर देन एम, तो ओ और एम के बीच में मैंने साइंस देखे, ओ की साइड ही फेस ओपन है और ये वाला साइन आ चुका है जो ओ की साइड देख रहा है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, सही। सो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। सो आज की क्लास के 35 क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं। रीजनिंग का ये वाला सेक्शन जो हमारा 2020 में आया था मेमोरी बेस्ड, आज हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उसको कमेंट कर जरूर बताना, जिससे कि आपका आंसर हमें पता चले। चलिए, थैंक यू।